हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। हम आज भूगोल पढ़ने वाले हैं। बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ कारण था इसलिए। तो आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में जो मेन पॉइंट आ रहा है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं तो एक मिनट। सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द आया, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था कौन? इरेटोस्थेनिज। कौन किया था जी? इरेटोस्थेनिज। और ये जो इरेटोस्थेनिज है वो ग्रीक विद्वान है। कैसा विद्वान है? ग्रीक। यह जो शब्द है, ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो और ग्राफिक्स, जियो और ग्राफोस से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन करना। और दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था? इरेटोस्थेनिज। और ये कहाँ का था? ग्रीक का था। और जो ज्योग्राफी शब्द बना वो दो शब्द से बना, जियो और ग्राफोस, है ना, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ये जो शब्द है जियोग्राफी, वो भी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब चलते हैं आगे। जब जब पृथ्वी के बारे में हम लोग वर्णन करने के लिए जब आया, तो हिकैटियस जो थे, हिकैटियस वो अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। इसमें हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट जो है, यहाँ देखिए, भूगोल का जनक, भूगोल का जो जनक है वो हिकैटियस है। कौन है? हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस हैं, लेकिन भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था? इरेटोस्थेनिज। वर्तमान भूगोल का जनक जो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनिज है। व्यवस्थित भूगोल का जनक बोले तो इरेटोस्थेनिज, वर्तमान भूगोल का जनक बोले तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और भूगोल का जनक कौन? हिकैटियस। और भूगोल शब्द का जनक कौन? इरेटोस्थेनिज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। कौन? पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। अच्छा, गणितीय भूगोल का जो जनक थे वो थेल्स, गणितीय थेल्स, थेल्स व एनेक्जीमेंडर, गणितीय भूगोल के संस्थापक। और विश्व ग्लोब का मार्टिन बैहम। विश्व का जो ग्लोब का मानचित्र बना, निर्माता उसका कौन थे? मार्टिन बैहम। अब आते हैं आगे। विश्व का जो मानचित्र बनाया गया वो कौन बनाया? एनेक्जीमेंडर, एनेक्जीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। कौन है? स्ट्रैबो। चलिए आगे चलते हैं। ये मेन पॉइंट था, याद कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी में क्या मिली? मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। और इसकी दो विचारधाराएं थी, जिसमें एक था संभववाद, एक था निश्चयवाद। संभववाद इसके अनुसार क्या था कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। और इस विचारधारा के समर्थक और भूगोलवेत्ता कौन थे? वाइडल, डीला, ब्लास और फेवरे। ये किसके अथी थे? संभववाद के। वाइडल, डीला, ब्लास और फेवरे। फिर आया निश्चयवाद। निश्चयवाद के क्या था कि निश्चयवाद में था कि इसके अनुसार मनुष्य जो है, सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं मनुष्य का, और अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रीटर, राइटजेल, एलन सैम्पुल और हाटिंगटन। अगर इसमें नवीन निश्चयवाद का संस्थापक बोले तो राइटजेल हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। कुछ परिभाषाएं जो भूगोल के बारे में आई, हमारे जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने दिया कि कैसे क्या है भूगोल, किसे कहते हैं, क्या है भूगोल।
तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसने कहा था? स्ट्रैबो ने। किसने? स्ट्रैबो ने कहा था। ये कहा था स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने कहा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। मेन रूप से माने जितने भी भूधरातल पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, टोटल का माने ज्ञान प्राप्त करना ही भूगोल कहलाया स्ट्रैबो के अनुसार। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये कौन कहा था? क्लैडियस और टॉलमी। क्लैडियस और टॉलमी ने क्या कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। फिर आए कौन? फिर हैं कॉल रीटर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कौन कहा? कॉल रीटर। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये आर्थर होम्स ने कहा था। आर्थर होम्स ने क्या कहा कि जो मानव के रहने का स्थान है ना, उसी का अध्ययन करना भूगोल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड जो है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है ना। जैसे आप रात में कभी छत पे सोए होंगे, लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और रात में छत पे सोइए और उसके बाद इंजोरिया रात है एकदम टहटहाता, और उसमें जितने भी आपको आकाशीय पिंड नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, सब ब्रह्मांड है ना। अब तो ऐसा मौका नहीं मिलता है, पहले लोग छत पे ही सोते थे और इस तरह से देखते थे ब्रह्मांड को। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत आए थे, उसको देखते हैं हम लोग। पहला आया था महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये दिए थे जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर, बिग बैंग थ्योरी। फिर आया आगे बिग बैंग थ्योरी, तो ठीक है। फिर है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसको बोलते हैं स्टेट थ्योरी, जो थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी दोनों ने दिया था। फिर थे दोलन सिद्धांत, है ना। दोलन सिद्धांत जो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी जो है डॉक्टर एलन संडेसा दिया था। स्फीति सिद्धांत जो है एलेन गुथ ने दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत हुआ वो हुआ बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। क्या व्याख्या की? कहा गया कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था और जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व अनंत था। तापमान तथा घनत्व क्या था? अनंत था। और आयतन क्या था? सूक्ष्म था। फिर क्या हुआ कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय सिद्धांत यानी विस्फोट कहा गया। अचानक जो है विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए। इसके
अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्या हुई थी? महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। क्या पुष्टि की? ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। किसका? एडविन हब्बल का उल्लेखनीय योगदान है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाओं का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। तो हम लोग जो देखें मेन रूप से कि बिग बैंग थ्योरी जो हुई घटना, बिग बैंग ये कहता है कि आरंभ में जो था सभी जो है जितने भी पदार्थ हैं वो एक छोटे गोलक में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन जो है ना छोटा था। आयतन क्या था? छोटा था। और तापमान जो था और घनत्व अत्यंत था। तापमान और घनत्व क्या था? बहुत ज़्यादा था। और इसमें एक बार क्या हुआ कि विस्फोट हो गया, और जिससे विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे टोटल पदार्थ जो है उड़ना चालू हो गया एक तरह से। और ये जो घटना हुई विस्फोट वो आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले। विस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ। यही था। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब यानी मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम डब्लू मैप कर दिया है ना। 2003 को 11 फरवरी 2003 को डब्लू मैप कर दिया। विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न में जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 में यह प्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाले हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। यानी सर्न जो है सर्न ने क्या किया कि ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगाने के लिए इसने क्या किया कि 27.5 मीटर के आसपास किलोमीटर यानी 27.36 किलोमीटर के आसपास सुरंग बनाया। कितना नीचा? 50 से 175 मीटर नीचे। और उसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया।
इससे क्या हुआ कि हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया और हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। इसी से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की और यही महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने के लिए, जानने के लिए। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित था, है ना। इसीलिए हिग्स बोसान थ्योरी नाम दिया गया। चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। मेन पॉइंट क्या है कि ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और 100 प्रत्येक मंदाकिनी में क्या है? 100 अरब तारा है। सोच लो बउआ, जो भी दिमाग में लगा रहे हैं, कि ब्रह्मांड में लगभग अनुमान के अनुसार 100 अरब मंदाकिनी और उस मंदाकिनी में 100 अरब तारा, और उस एक तारे में जैसे सूरज है और उस सूरज के चारों बगल सोचो कितना ग्रह है, और उस ग्रह का उपग्रह पर फिर ग्रह में आदमी है, जल है, फलान है, ढेकान है, क्या है, नहीं है। मंदाकिनी जो है तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखलाई पड़ता है। तो जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है जिसे दूध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे, है ना। और अब तक अज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि आकाशगंगा या दुग्ध मेखला का कितना % भाग सर्पिलाकार है। अच्छा, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा को सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी मंदाकिनी कहते हैं। देवयानी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी। नवीनतम ज्ञात जो मंदाकिनी है वो है डवार्फ मंदाकिनी, डवार्फ। चलते हैं निहारिका, नेबुला जिसको बोलते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे और एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस से बनती है। यानी कि मेन रूप से अगर कोई पूछे कि तारों का जन्म कैसे होता है, तो तारों का जन्म निहारिका में होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है ना। यहाँ जितने भी गैस हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब है ना। प्लाज्मा गैस होता है, आयनीकृत प्लाज्मा गैस भी होता है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। अच्छा, निहारिका के कुछ प्रकार हैं: उत्सर्जन निहारिकाएं, परावर्तन निहारिकाएं और श्याम निहारिकाएं, ग्रहीय निहारिकाएं। ये सब 4 गो हैं इसका। तो उत्सर्जन निहारिकाएं क्या है, जो देख लेते हैं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। क्या होती है? सबसे सुंदर और रंग बिरंगी। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं क्या है कि तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है
ये तारे या निहारिकाएं के अंदर होते हैं और पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिकाएं क्या है? श्याम निहारिकाएं हैं यह अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगाओं से बहुत दूर तक नहीं देख सकते, है ना। ग्रहीय निहारिका, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक समान तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है, इसीलिए ग्रहीय निहारिकाएं कहलाती हैं। ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के क्या है? सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका ब्रह्मांड तक, है ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखेंगे, फिर सौरमंडल देखेंगे। सौरमंडल के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तब तक के लिए इतना ही।